हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि है संसाधन प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि संसाधन क्या है, क्या क्या प्रकार हैं संसाधन के। संसाधन मतलब रिसोर्सेज जो होते हैं, आप क्या क्या कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, क्या क्या उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, क्या विशेषताएं हैं उनकी, आवश्यकता क्यों है हमें संसाधन प्रबंधन की, और प्रबंधन जो प्रक्रिया है उसका विश्लेषण हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन होता क्या है ना बच्चों। हम जानते हैं कि जो हम डेली काम करते हैं, सुबह उठना, उसके बाद जितने भी सारे हम काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो सारी चीज़ें जो है वो एक तरीके का संसाधन है। यानी वो हम सारी चीज़ों का उपयोग डेली अपने क्रियाकलापों में करते हैं। तो संसाधन क्या है? संसाधन वो वस्तुएं हैं, या फिर आप कह सकते हो वो उपकरण और व्यक्तिगत शक्तियाँ, यानी हमारी जो शक्तियाँ हैं या हमारी जो रुचियाँ हैं, जो लक्ष्य या लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मध्यस्थ या वाहक का कार्य करते हैं। यानी कोई भी वो वस्तु हो सकती है, वो कोई उपकरण हो सकता है, या वो हमारी अपनी खुद की शक्तियां और रुचियां हो सकती हैं, जो एक लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी एक मध्यस्थ और एक वाहक का कार्य करते हैं। या दूसरे सरल शब्दों में हम कहें तो जब हम किसी क्रियाकलाप को करने में जिनका उपयोग करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं, और वो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं। यानी कोई भी क्रियाकलाप जो आप कर रहे हो और किसी लक्ष्य से करते हैं, जो भी हम करते हैं कोई काम, तो वो लक्ष्य अगर हमें उसकी सहायता से मिल रहा है, तो वो जो बीच में हमारे लक्ष्य को पहुंचाने में हमारे साथ है, वो संसाधन जो हमारी हेल्प कर रहा है, वो ही हमारा संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो यानी ये वो है वस्तुएं जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। और इनका क्या है, हमें ये हो सकता है कि कोई अगर स्पेशल काम कर रहे हैं हम, कोई विशेष कार्य, तो उसके लिए हमें एक संसाधन की आवश्यकता दूसरे संसाधन से अधिक हो सकती है। जैसे अगर आप देखें उदाहरण के लिए, तो हमें अगर कोई पार्टी का आयोजन करना है, तो धन एकमात्र ऐसा संसाधन है जिसकी आवश्यकता हमें पार्टी में हर चीज़ के लिए चाहिए, है ना। और उसके अलावा कुछ अपनी क्षमताएं भी होती है जिनका अपना अलग मूल्य होता है। तो बच्चों, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका हम कभी भी प्रयोग नहीं करते, हमें उस संसाधन की संज्ञा उसे हम संसाधन की संज्ञा नहीं दे सकते, बल्कि जबकि वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए ही उपयोगी क्यों ना हो। जैसे आपने देखा है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि एक हेयर ड्रायर हो सकता है कि हमारे वहाँ लंबे समय तक बिना उपयोग के बेकार ही पड़ा है हमारे घर पे, इसलिए हमारे लिए वो संसाधन नहीं हो सकता, लेकिन वो एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाले आदमी के लिए उपयोगी है, तो वो उसको एक संसाधन कह सकता है। तो यानी सिर्फ ये ही नहीं कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वही संसाधन है, हो सकता है कि वो कोई दूसरा व्यक्ति अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसको यूज़ कर रहा है, तो वो उसके लिए भी एक संसाधन है, यानी वो भी एक संसाधन कहलाएगा। तो बच्चों, हम संसाधन को दो प्रकार में बांटते हैं। मानवीय संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव से जुड़े हुए हैं, गैर मानवीय अथवा भौतिक संसाधन जो कि मानव से जुड़े हुए यानी मानव के अंदर नहीं है, जो बाहरी गैर मानवीय हैं और भौतिक हैं। तो मानवीय संसाधन का अगर आप यहाँ पे देखो उदाहरण, आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये उदाहरण है ज्ञान। ज्ञान यानी आप जानते हो, ये हर किसी का अपना अपना ज्ञान होता है। ये एक व्यक्तिगत वस्तु, एक पर्सनल है, हमारा अपना खुद का ज्ञान, व्यक्ति से इसका संबंध है, तो इसलिए हम इसे मानव से संबंध है, तो हम इसे मानवीय संसाधन कह रहे हैं। दूसरा है अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, हमारा किसी कार्य को करने में एटीट्यूड या अभिवृत्ति कैसी है, सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। उसके अलावा कौशल और क्षमता, यानी हर व्यक्ति की कौशल और क्षमता अलग अलग होता है, तो किसी भी कार्य करने की कौशल या क्षमता को भी हम एक मानवीय संसाधन मानते हैं। उसके अलावा समय, बच्चों समय एक बहुत ही अच्छा संसाधन है, और कार्य को करने में सकारात्मक अथवा बच्चों ये इसमें गलत उदाहरण दिया हुआ है। समय क्या है, एक आप समझते हो कि किसी कार्य को पूर्ण करने में वो हमारा
किस तरीके से मदद करता है, जैसे एक कार्य को आपको एक टाइम में ही करना होता है, जैसे कुछ काम सुबह होते हैं, कुछ काम दिन में, कुछ काम शाम में। तो समय भी एक प्रकार का उपयोगी संसाधन है। कहते हैं ना कि समय रहते सब कर लेना चाहिए, या फिर हम लोग कहते हैं कि समय सबसे बलवान है, यानी समय भी एक ऐसा ही उदाहरण है। यानी अगर हम आज कोई कार्य करेंगे, जो जैसे एक दोहा बना है, काल करी सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। यानी कि हमें समय रहते कार्य कर लेने चाहिए। तो समय का भी एक बहुत अपना महत्व है, और ये भी एक मानवीय संसाधन कहलाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से है। उसके अलावा है ऊर्जा या शक्ति। ऊर्जा या शक्ति मतलब जो हमारे अंदर की ऊर्जा या शक्ति है, जो हमारे उस कार्य को करने में लगती है, जैसे दौड़ना, चलना, जो भी हम दिन भर में काम करते हैं वो। तो बच्चों ये सारे हैं मानव से जुड़े हुए संसाधन, तो हमने इनको बोला मानवीय संसाधन। दूसरा आता है आपका गैर मानवीय, यानी जो हमसे जुड़े नहीं है लेकिन वो हम रोज़ यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप देखो, धन, पैसे जो है वो हो गया। भौतिक वस्तुएं हो गई, जैसे कार, टेलीविज़न, जो भी हम सामान बाहर से यूज़ करते हैं, है ना। आप जो भी सामान, बैग हो गया, और चप्पल है, जूता है, ये सारी जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं जो हम डेली एक सामान यूज़ कर रहे हैं, वो सारी भौतिक वस्तुओं में आती हैं। तो ये एक गैर मानवीय संसाधन है। तो बच्चों, संसाधन का जो एक वर्गीकरण अगर हम करें तो वो इस प्रकार से हम करते हैं, जैसे मानवीय हो गया एक, और गैर मानवीय, है ना। आपको समझ में आ गया मानवीय गैर मानवीय जो हमने पढ़ा। दूसरा आता है प्राकृतिक तथा सामुदायिक, यानी जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, जो हमारे प्रकृति में है, और सामुदायिक संसाधन मतलब जो समुदाय में हम यूज़ करते हैं। लास्ट है आपका व्यक्तिगत तथा साझे संसाधन। व्यक्तिगत मतलब जो सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ मेरा है, मेरा पर्सनल है, और साझे संसाधन जिसको हम शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मानवीय संसाधन क्या है। वो सभी संसाधन जो प्रत्येक मनुष्य की अपनी क्षमताओं के अनुसार होते हैं, वह प्रत्येक मनुष्य के निहित गुण होते हैं, मानवीय संसाधन कहलाते हैं। यानी हर मनुष्य की अपनी अपनी क्षमता के अनुसार है, और वो उसके अपने गुण हैं, मानव के अपने गुण। जैसे ज्ञान है, हमारा सबका अलग अलग ज्ञान है, अपनी क्षमता के अनुसार है, किसी के पास ज़्यादा, किसी भी कम। तो ये एक मानवीय संसाधन का उदाहरण है। दूसरा अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था, अभिवृत्ति है, वो भी एक उदाहरण है। अभिप्रेरण या रुचियाँ, यानी हमारे इंटरेस्ट, मोटिवेशन, ये सारे हमारे अपने, जैसे किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना नहीं अच्छा लगता, है ना। कोई बच्चे कम पढ़ के भी अच्छे से नंबर ले आते हैं। और जो हम जैसे अपनी हमारी रुचियाँ, किसी का देखो तो खाना बनाने में ज़्यादा मन है, किसी का स्पोर्ट्स में, खेल कूदने में ज़्यादा मन है, किसी का ड्राइंग में, यानी ये सारे हमारी अपनी अपनी जो रुचियाँ हैं, ये हमारा अपना एक मानवीय संसाधन है। फिर आता है आपका जो हमने पढ़ा कौशल, क्षमताएं, रुझान, यानी हमारी कौशल, जो उस काम को करने में, हम जिस काम को करने में योग्य होते हैं या दक्ष होते हैं, वो हमारी कौशल या क्षमताओं के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपने देखा, हमें अपनी कलात्मक का उपयोग करके घर की सजावट का सामान तैयार करके कम खर्च में भी अपने घर को आकर्षण बना सकते हैं। या घर का कोई सदस्य यदि बिजली के उपकरण ठीक कर सके तो वो धन की बचत करता है उसको ठीक करके, है ना। यानी ये हमारी स्किल्स है, हमारी कौशल और क्षमताएं हैं। उसके अलावा समय, देखो समय एक बहुत ही अमूल्य संसाधन है, जो अभी मैंने इससे पहले बताया, है ना। अगर एक बार समय निकल गया तो वो दोबारा वापस नहीं आता। 24 घंटे का समय होता है ना। तो हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो है हर काम का अपना अपना समय होता है। तो काम भी का समय भी है, वो बहुत ही अच्छा और उपयोगी संसाधन है, जो मानव संसाधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है ऊर्जा। जैसे मैंने इससे पहले बताया, जो ऊर्जा हमें कार्य को करने के लिए चाहिए, तो ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि अगर ऊर्जा अभाव है तो हम अपने ज्ञान का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा सकते। और किस तरीके से हमें अपने रोज़ के कार्यों को इस तरीके से सुव्यवस्थित करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, कि हम अपनी ऊर्जा को बचा सकें। ऐसा ना हो कि हम सारा काम, जैसे आप देखते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई काम करना है जिसके लिए बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है, तो उस कार्य को हम इस तरीके से करते हैं, कुछ इस तरीके का ऐसा तरीका निकालते हैं कि हम उस काम को कम से कम समय में कर सकें, और हमारी ऊर्जा की भी बचत हो। जैसे मैं एक एग्जांपल में बताऊं कि कोई आदमी सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर पहुँचे, और या फिर लिफ्ट से चढ़ के ऊपर पहुँचे, तो किसकी अगर मैं कहूँ ऊर्जा में बचत होगी, तो आप ये कहोगे कि ऊर्जा की बचत
जो लिफ्ट से ऊपर को चढ़ा उसकी ज़्यादा हुई। यानी ये एक ऊर्जा का ऐसा संसाधन है जो ऊर्जा, अगर आपको बेफालतू में थकावट लग जाएगी तो आप आगे और अन्य काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए आदमी क्या करता है, अपनी ऊर्जा बचाने के लिए हर काम को सुव्यवस्थित ढंग से चलाता है। तो ये ऊर्जा भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है मानव संसाधन का, क्योंकि ये हमारे अंदर निहित गुण है, तो इसीलिए ये मानवीय गुण है। ठीक है, मानवीय संसाधन है। दूसरा आता है गैर मानवीय, यानी जितने आप बाहर के, हमने भौतिक संसाधन अभी इससे पहले पढ़े गैर मानवीय, वो आते हैं आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में, यानी गैर मानवीय संसाधन में। भौतिक संसाधन के ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें मानवीय संसाधनों की सहायता से क्रय किया जाता है। यानी इससे पहले जो हमने मानवीय संसाधन पढ़े, कौशल, समय, ऊर्जा और ज्ञान, इन सब का उपयोग करके जो हम इनकी सहायता से जो हम कार्य करते हैं वो हमारे भौतिक संसाधन में आ जाता है। और ये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है मानवीय संसाधनों की, यानी जो हमने इससे पहले पढ़े, उसकी सहायता करते हैं। इसका सबसे पहला उदाहरण अगर आप देखो तो वो होता है धन। धन से मतलब है, आप देखो तो इंसान मानवीय संसाधन जो ज्ञान, कौशल और समय वगैरह है, ऊर्जा है, उसका प्रयोग करके धन कमाता है ना। तो ये धन क्या है, एक तरीके का भौतिक संसाधन है जिसकी वजह से ही हम और अन्य चीज़ें खरीदते हैं। हम अपना कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए और अन्य चीज़ें खरीदते हैं। तो दूसरा उसी का गैर मानवीय संसाधन है भौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुएं जो हम धन से प्राप्त करते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी वगैरह, है ना, ये सारी आपकी भौतिक वस्तुएं हैं। उसके अलावा देखो बच्चों, व्यक्तिगत और साझे संसाधन क्या है। व्यक्तिगत जो आपके खुद के अपने हैं, जैसे आपका खुद का अपना पेन है, अपना खुद का समय, अपना खुद का बैग, अपने खुद के कपड़े, अपना खुद का ज्ञान, ये सारे आपके पर्सनल हैं, तो ये आपके व्यक्तिगत संसाधन है। दूसरा साझा संसाधन मतलब जो आपके परिवार में आपने देखा होगा, या समाज, समुदाय में हम सब लोगों के साथ साझा करते हैं, तो ये सभी के लिए उपलब्ध होते हैं, इसीलिए हम इनको साझा संसाधन कहते हैं। यानी ये प्राकृतिक जो साझा संसाधन है वो आगे जो हम पढ़ेंगे प्राकृतिक और सामुदायिक भी हो सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा गया स्कूल आपका अपना पर्सनल तो नहीं है ना, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, लेकिन ये एक साझा संसाधन है। यानी यहाँ पे सब लोग, सारे घर से, सब जगह से बच्चे आके पढ़ते हैं, तो एक तरीके से वो साझा संसाधन है। ठीक है, अगला हमारा जो वर्गीकरण है वो है प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, देखो, प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जैसे जल, वायु, पहाड़, पानी, है ना, पेड़ वगैरह, ये सारी हमें जो है, फूल, पत्ती, जानवर, तितलियां, ये सारे जो प्रकृति के हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है। उसके अलावा सामुदायिक संसाधन क्या है, जो समुदाय यूज़ करता है, यानी कोई समुदाय और सरकार द्वारा हमें प्रदान की गई हुई सुविधाएं जो है वो इस संसाधन के अंदर आती हैं। जैसे स्कूल है, अस्पताल है, पार्क है, सड़क है, सार्वजनिक पुस्तकालय है। आपने देखा होगा जगह जगह, जैसे ये जो कुतुब मीनार है, और दिल्ली में काफ़ी सारे पार्क हैं, ये सारी जो है सरकार की तरफ से हमें जनता को दी गई हैं, उनको यूज़ करने के लिए, है ना, उनके, यानी ये सब लोग साझा करते हैं। ये भी एक समुदाय के लिए बनाया गया है, इसलिए एक सामुदायिक संसाधन है। तो बच्चों, हमने पढ़ा कितने प्रकार के संसाधन होते हैं और संसाधन होते क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों की विशेषताएं, यानी संसाधन जो हैं उनमें ऐसा क्या विशेष होता है और क्या क्या समानताएं होती हैं। तो सबसे पहला बच्चों हम पढ़ेंगे उपयोगिता। किसी भी संसाधन की उपयोगिता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यानी संसाधन की उपयोगिता से हमारा मतलब है कि वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना उपयोगी है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी शहरी व्यक्ति के लिए गाय का गोबर है वो उतना उपयोगी नहीं है। गाय का गोबर समझ लो एक संसाधन है, लेकिन अगर शहरों में देखा जाए तो वो इतना उपयोगी नहीं है, क्योंकि शहर में सबके पास अपने पक्के मकान हैं और खेती नहीं करनी होती। जबकि गांव में आप देखो तो गाय के गोबर से वो घर लीपते हैं, छतें बनाते हैं और खाद के रूप में खेतों में डालते हैं, तो खेती में बहुत ज़रूरी है। तो वो उनके लिए एक उपयोगी संसाधन है। यानी हर संसाधन की अपनी अपनी एक विशेष उपयोगिता है जो उसको किसी लक्ष्य प्राप्ति में हेल्प कर रही है। यानी कभी साधन किसी न किसी विशेष परिस्थिति में उपयोगी होता है, परंतु हर साधन का कभी ना कभी कोई ना कोई उपयोग
अवश्य होता है और कोई भी साधन किसी व्यक्ति या परिवार के लिए कितना उपयोगी है ये उस परिवार की आवश्यकताओं या समस्याओं के और या फिर ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके घर में कोई चीज़ है जिसका आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे को ना हो, वो दूसरे के लिए उसकी स्थिति के हिसाब परिस्थिति के हिसाब से उपयोगी हो सकता है। तो उपयोगिता इसकी सबसे पहली विशेषता है। दूसरा है सुलभता या उपलब्धता। सुलभता या उपलब्धता से मतलब है बच्चों कितनी उसकी एक्सेसिबिलिटी है, यानी एक्सेस है, कहाँ तक पहुँच हमारी है उस संसाधन को लेके, और उसकी उपलब्धता कितनी है। यानी जैसे हम पढ़ें कि कुछ संसाधन हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जैसे आप देखो सूर्य की रोशनी है, बारिश है ना, हवा है, ये सब को आसानी से मिलती है। ऐसा कोई भी नहीं है जिनको इनका उपलब्धता इनकी नहीं है, यानी ये बहुत आसान तरीके से सबको मिल जाती है। और वहीं कुछ लोगों को जो दूसरों की तुलना में संसाधन अधिक सरलता से उपलब्ध होते हैं। जैसे अगर आप देखो कुछ अमीर लोग हैं तो उनके लिए धन की कमी नहीं है, तो कोई भी संसाधन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं गरीब के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल है। उसी के अलावा अगर आप देखो तो संसाधनों की उपलब्धता भी समय के हिसाब से बदलती है। जैसे अगर आप देखो कि बारिश के मौसम में जल सूखे के मौसम की अपेक्षा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है ना। बारिश यानी जो है वो हमें पूरे साल भर में एक ऐसा समय है जब बारिश का मौसम आता है तो हमें ज़्यादा मिलती है, उसकी उपलब्धता उस समय ज़्यादा होती है, जबकि गर्मियों में उतनी नहीं होती है। उसी प्रकार से सूर्य की रोशनी की जो है हमारे लिए गर्मियों में उपयोगिता बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि हमें गर्मी नहीं चाहिए होती है। लेकिन वहीं जाड़ों में हमें वो सूर्य की रोशनी अच्छी लगती है, यानी उसका हमारी उस समय में उसकी उपयोगिता ज़्यादा है। और दूसरा उदाहरण अगर हम देखें कि कैसे परिवार के हिसाब से या आवश्यकता के अनुसार से बदलती है परिस्थिति, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण धन है। यानी अगर किसी के पास अधिक धन है तो किसी के पास कम, यानी आवश्यकता के अनुरूप ही किसी के पास आवश्यकता से अधिक है और किसी के पास आवश्यकता से कम। उसके अलावा है बच्चों विनिमेयता। विनिमेयता से मतलब विकल्प हमारे पास क्या क्या है। सभी संसाधनों के स्थानापन्न या विकल्प होते हैं, यानी कोई ना कोई विकल्प होता है। यदि किसी परिस्थिति में एक संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध है या बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके स्थान पर कोई ना कोई दूसरा संसाधन होता है। जैसे अगर आप देखो कि अगर आप कभी कहीं जाना है, आपको मेट्रो नहीं मिलती है, मेट्रो बंद है, तो आप बस का उपयोग कर सकते हो। और अगर बस भी नहीं है तो आप ऑटो का कर सकते हो। यानी आपके पास एक संसाधन का विकल्प है दूसरा, ताकि आपका जो लक्ष्य है अगर कहीं जाने का, तो वो दूसरा संसाधन उसके विकल्प के रूप में पूरा कर सकता है। उसी की तरीके से देखो, अगर हमें विद्यार्थी को पाठ स्कूल में ना समझ में आए तो उसकी पढ़ाई में सहायता की जब उसे ज़रूरत है तो उसको किसी न किसी अन्य विकल्प से वो पूरी कर सकता है। तो ये एक तरीके से संसाधन की जो है ये भी एक विशेषता है कि उसमें एक विनिमेयता होती है। यानी अगर एक संसाधन हमें हमारी लक्ष्य प्राप्ति में हेल्प नहीं कर रहा है या बिल्कुल भी नहीं है, उसकी कमी है, तो हम दूसरे लक्ष्य से उस दूसरे संसाधन से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इनमें क्या होती है, इंटरचेंजेबिलिटी यानी विनिमेयता होती है। लास्ट है प्रबंधनीय, यानी जितने रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनका प्रबंधन योग्य होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ये विशेषता है। लगभग सभी संसाधन सीमित होते हैं। अगर आप देखो हर चीज़ की एक सीमा होती है, हमेशा हर कोई भी संसाधन अवेलेबल नहीं होता है। तो इसीलिए उनका हमें हमेशा उचित प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, जैसे हम लोग कहते हैं कि जल है, पानी है, तो पानी का हमें बहुत सोच समझ के उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। आप देख रहे हो कि धीरे धीरे पानी सूखता जा रहा है, बारिश कम हो रही है, तो सूखा पड़ने की संभावना है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें हर संसाधन को उसकी हर संसाधन की एक सीमा है और उसे उचित प्रयोग तरीके से यूज़ करना चाहिए, ताकि हम अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। जैसे रोज़ धोने से कपड़े धोने की अपेक्षा 3-7 दिन में अगर हम कपड़े धोएं तो हमारा श्रम भी बचेगा, ऊर्जा भी, समय भी बचेगा, जल और साबुन सभी संसाधनों की हम बचत कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा संसाधनों की विशेषताएं क्या क्या थी। तो हमने सबसे पहले जो संसाधन की विशेषताएं पढ़ा वो पढ़ा उपयोगिता, उसके बाद सुलभता, उसके बाद विनिमेयता या
उसके बाद पढ़ा प्रबंधन, यानी अगर हम इसे पढ़ें तो ये चारों पॉइंट्स आते हैं विशेषता के अंतर्गत संसाधन की। अब बच्चों हम पढ़ेंगे संसाधनों का प्रबंधन। प्रबंधन से मतलब है कि किस तरीके से हम उन संसाधनों का उपयोग करें कि हमें उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, यानी हम सर्वोत्तम तरीके से उन संसाधनों का प्रयोग कर सकें। तो बच्चों कोई भी संसाधन हम जानते हैं वो सीमित होता है, असीमित नहीं होता। तो हमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है उन्हें दक्षता से यूज़ करना चाहिए, अच्छे से यूज़ करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए समय का हमें उदाहरण देखें तो हमारे पास एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं। तो ये जो 24 घंटे होते हैं हम उनमें क्या करते हैं, आपने देखा होगा आप एक टाइम टेबल बनाते हो, कुछ लोग होते हैं समय सारणी बनाते हैं ना टाइम टेबल, ताकि वो इस टाइम पे ये काम करें, इस टाइम पे ये काम करें, तो वो उस टाइम का यूज़ कर सकें, यानी वो जो समय एक संसाधन है उसका वो अच्छी तरीके से उपयोग कर सकें। तो ये ही बच्चों संसाधन का प्रबंधन है कि उस संसाधन को एक सर्वोत्तम उनका उपयोग करना। तो अब हम पढ़ेंगे संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता। इससे मतलब है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इन संसाधनों को प्रबंधन करने की। ऐसा क्यों नहीं है कि हम इनका कोई प्रबंधन ना करें और ऐसे ही यूज़ करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपके पास पैसा है, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये हैं। ऐसा क्यों है कि आप उन 100 रुपये से एक बजट बनाते हो कि मुझे ये लेना चाहिए, मेरे इतने पैसे बच जाएंगे, या मैं इन्हें जमा कर देती हूँ, ये मेरे फ्यूचर में काम आएंगे, है ना। ऐसा क्यों नहीं कि आप उसे तुरंत खर्च कर देते हो और बाद के बारे में नहीं सोचते, है ना। हम हमेशा उस प्रबंधन, धन क्या है, एक संसाधन है और हम उसका प्रबंधन करते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम हर संसाधन को उचित तरीके से प्रयोग करते हैं, तो उसका सबसे पहला कारण, एक तो वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, यानी एक ऐसी चीज़ है जो असीमित होती है, सीमित नहीं होती, यानी वो ख़त्म, यूज़ आप जैसे जैसे करते जाओगे वो ख़त्म होती जाएगी। तो सबसे पहली आवश्यकता हमें प्रबंधन की यहीं पे पड़ी कि साधन जो हैं वो सभी सीमित होते हैं और हमें हमेशा साधनों का उपयोग ध्यान में रख के करना चाहिए। और हमेशा एक साधन अगर सीमित है तो उसका दूसरा विकल्प हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इसका उदाहरण बर्थडे पर अगर आपको कोई ड्रेस लेनी है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप ये सोचते हैं कि कम पैसे हैं, या तो आप ये सोचते हैं कि मैं इन पैसों को बचा लूँ और कोई ड्रेस ही मैं अपने लिए खुद सिल लूँ, या फिर कोई पुरानी ड्रेस को ही मैं जो मैंने नहीं पहनी है उसे मैं पहन लूँ। तो इस तरीके से जो है वो धन जो व्यय हो सकता था उसको हमने बचाया, यानी वो संसाधन हमने जो सीमित थे उसका एक ऑल्टरनेटिव, यानी एक विकल्प देख के उसको, उस संसाधन का हमने प्रबंधन किया। तो इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है संसाधनों की दीर्घकालिक उपलब्धता बनी रहे। दीर्घकालिक उपलब्धता से क्या मतलब है कि हमने अभी पढ़ा साधन सीमित हैं, उनका उपयोग हमें एक समझदारी और बिल्कुल विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लंबे समय तक उपलब्ध रहे। जैसे आपने देखा है पेट्रोल, डीजल और ऊर्जा हैं, बिजली हैं, ये सारे महंगे हैं और अनवीनीकरण, यानी हम इनको नया नहीं कर सकते। यानी अगर आपने एक बार पेट्रोल यूज़ कर लिया तो वो दोबारा से नहीं आएगा। जैसे कुछ नवीनीकरण है, होते हैं स्रोत, जैसे जल है, ऊर्जा है, वो आपके ख़त्म होते हैं, बनते रहता है, लेकिन ये कैसा है कि आपने यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इनको बहुत ही खरीदते समय, उपयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इनका दुरुपयोग ना करें, इन्हें बर्बाद ना करें, ताकि आने वाले समय में भी लोग इनका उपयोग कर सकें। तीसरा ऑप्शन बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, सभी को संसाधन उचित मात्रा में उपलब्ध रहें, यानी हमें, अगर हम अच्छी तरीके से प्रबंधन करेंगे संसाधन का तो वो उचित मात्रा में उपलब्ध रहेंगे सभी के लिए। जैसे कि जल है, विद्युत ऊर्जा है ना, ये क्या है, हमें सावधानी से उपयोग करना चाहिए ताकि वो सबको आवश्यकता अनुरूप प्राप्त हो सकें और सब लोग उस साधन से लाभ उठा सकें।
उसके अलावा है पर्यावरणीय क्षति को कम किया जा सके। आपने देखा होगा कई सारे मोबाइल फ़ोन हैं आजकल, तो रेडिएशन है, 4G 5G आ गया है, फ्रिज AC हैं, ये क्या करते हैं, ओजोन की परत को प्रभावित करते हैं। तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं जो पॉल्यूशन कर रही हैं। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाएं, यानी इन संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करें, हम इस पे ध्यान दें कि वातावरण को कम से कम या फिर बिल्कुल नुकसान ना हो। तो यानी एक तरीके से ये भी एक प्रबंधन है संसाधन का कि हम पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाएं। आखिरी है बच्चों आपका, जनसंख्या वृद्धि के कारण साधनों में निरंतर कमी आ रही है। यानी हम देख रहे हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, साधन सीमित होते जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग हर संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, तो निरंतर संसाधन जो है वो घटते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें इन साधनों का प्रबंधन करना चाहिए ताकि हम उचित रूप से व्यवस्थित तरीके से इनका यूज़ करें और आगे आगे जाके कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा प्रबंधन कैसे करना चाहिए, यानी उसकी ज़रूरत हमें क्यों है। सबसे पहले ज़रूरत ये इसीलिए है कि संसाधन जो है वो सीमित होते हैं, है ना। और दूसरा हमने ये पढ़ा कि जो है जो संसाधन है वो दीर्घकालिक उपलब्धता उनकी बनी रहे, हम इसीलिए प्रबंधन करते हैं, क्योंकि अगर प्रबंधन नहीं करेंगे तो वो आज ही ख़त्म हो जाएंगे संसाधन, आगे के लिए वो दीर्घकालिक समय के लिए नहीं बने रहेंगे। उसके अलावा आगे उचित मात्रा में मिलते रहें और पर्यावरण को कम क्षति पहुँचे और आगे जनसंख्या वृद्धि की वजह से आगे आने वाली पीढ़ियों को कोई परेशानी ना हो। यानी ये सभी कारण हैं कि हमें प्रबंधन जो है वो करने चाहिए, या बिना प्रबंधन के ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी और हमें ही उस चीज़ का आगे जाके नुकसान होगा। तो बच्चों प्रबंधन की प्रक्रिया अब हम पढ़ेंगे, यानी किस तरीके से प्रबंधन किया जाता है। तो हमने सबसे पहले जाना, अब जानेंगे हम प्रबंधन क्या है। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध साधनों का उचित कुशलतापूर्वक प्रयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी आपने इन साधनों का इस तरीके से उचित और कुशलतापूर्वक प्रयोग करना है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। तो प्रबंधन का मतलब ही यही है कि एक ऐसी प्रोसेस जहां आपको उन संसाधनों का उपयोग करना समझ में आ जाए। यानी इसीलिए हमें प्रबंधन पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम जान सके कि जो रोज़ के हम संसाधन का यूज़ कर रहे हैं, वो आप लोग उनका प्रयोग कर रहे हो, वो एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कर सको। तो प्रबंधन की आवश्यकता हमें किस कारणों से होती है, नीड ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा संसाधनों की आवश्यकता क्यों है, अब हमने पढ़ा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, यानी क्यों हमें प्रबंधन करना चाहिए। तो बच्चों प्रबंधन हमें इसीलिए करना चाहिए कि जब हम प्रबंधन करते हैं तो हमें सारे उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं का ज्ञान हो जाता है, यानी कौन सा संसाधन हमें किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, किसकी क्या उपयोगिता है और ये कब ख़त्म हो जाता है, यानी ये सारी उनकी सीमाओं का हमें ज्ञान हो जाता है। प्रबंधन करने से अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिलती है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि अगर आप टाइम का मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया समय सारणी बना के चलते हो, तो आपको पता चल जाता है कि मैंने इस एक दिन में कौन सा कार्य करना है, इस एक हफ्ते में कौन सा करना है, आगे आने वाले महीने में कितना कार्य करना है, कितनी पढ़ाई करनी है ना। तो ये एक लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करता है। उसके अलावा प्रबंधन करने से लक्ष्यों की प्राप्ति को उनके महत्व के अनुसार क्रमबद्ध करने में सहायता मिलती है, यानी कौन सा कब हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा हम पैसे, जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हम एक बजट बनाते हैं, आपने अपने घर में देखा होगा मम्मी पापा बजट बनाते हैं। उससे क्या होता है कि हम उस साधन से, जैसे हमारे पास सपोज 1000 रुपये हैं, तो हम उससे क्या करते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से लक्ष्य के महत्व के हिसाब से उनको क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं क्रमबद्ध जैसे इन 100 रुपये से सबसे पहले हमें घर का खाना लेना है, रखना है, बिजली के पैसे रखने हैं, है ना। यानी किसका महत्व सबसे पहले आता है उसको हम पहले पैसा उसमें लगाएंगे, और बाद में जो है जो अन्य पैसा बचेगा वो हम अपनी जो है मनोरंजन या फिर और आवश्यकताओं के लिए लगाते हैं। तो यानी उनको हमें महत्व के अनुसार क्रमबद्ध करने में सहायता मिलती है। उसके अलावा उचित प्रबंधन द्वारा ही लक्ष्यों को अपेक्षाकृत कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है। यानी हम हमेशा ये चीज़ें देखते हैं कि हम कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ लें, है ना। यानी अगर कोई चीज़ 500 की मिल रही है, कोई चीज़ 1000 की मिल रही है सेम,
तो आप उसमें 500 रुपये खर्च करना ज़्यादा ज़रूरी समझोगे, यानी अपने लक्ष्य को आप कम खर्च में प्राप्त करने के बारे में सोचोगे। लेकिन अगर आपने प्रबंधन नहीं किया है तो ऐसा नहीं कर पाओगे। यानी इसका मतलब है कि हमें उचित प्रबंधन जो है वो हमारे लक्ष्य को कम खर्च में प्राप्त करने में हेल्प करता है। उसके अलावा हम लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया के लिए प्रबंधन का समय समय पर मूल्यांकन करते रहने से व्यवस्थापन हेतु लिए गए निर्णय के हमें सभी गुण क्षेत्रों का पता चलता है। इससे भविष्य में किए जाने वाले निर्णय, व्यवस्थापन प्रक्रिया व लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। यानी जब हम कोई बजट बनाते हैं या आप टाइम टेबल बना रहे हो, आप किसी भी प्रबंधन का यूज़ कर रहे हो, संसाधन का यूज़ कर रहे हो, तो आप उस समय जो प्रबंधन में मूल्यांकन करते हो कि अच्छा मेरी यहाँ पर कमी रह गई थी, तो आगे जा कर के आपको वो कमी सुधारनी है। तो यानी वो निर्णय और जो व्यवस्थापन प्रक्रिया होगी ऑर्गेनाइज करने में, उसको आपके लक्ष्य को प्राप्ति करने में ये सहायता करता है। उसके अलावा एक परिवार का जीवन स्तर ऊंचा करने में प्रबंधन बहुत सहायक होता है। यानी अगर आप मनी मैनेजमेंट अगर सुप्रबंधन करोगे, अच्छा प्रबंधन करोगे, मैनेजमेंट अच्छा करोगे, तो आपको लाइफस्टाइल या आपकी फैमिली को आगे जाके कोई परेशानी नहीं होगी। यानी परिवार का स्तर, जीवन स्तर ऊंचा होगा। और अगर कोई मैनेजमेंट नहीं है, आपको नहीं पता पैसा कैसे खर्च करना है, समय कैसे खर्च करना है, और जो डेली आप काम कर रहे हो उनमें संसाधनों का कोई, पानी आपने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो आगे जाके आपको उसकी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए हमने ये सारे जो पॉइंट्स पढ़े उनमें हमने ये पढ़ा कि प्रबंधन की आवश्यकता हमें क्यों है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रबंधन प्रक्रिया के चरण। देखो, प्रबंधन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रबंधन हम कैसे करें। आप में से कई लोग जानते हैं कि संसाधन कितने, अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा, कितना ज़रूरी है उनका उचित उपयोग होना, क्योंकि बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जिन की हमें संसाधन का प्रबंधन करना चाहिए। तो कई सारे सवाल ये मन में होते हैं कि कैसे कैसे हम इनका प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये चरण हैं, टोटल आपके 5 चरण हैं। तो इन 5 चरण में एक प्रबंधन पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें ये 5 चरण हैं। सबसे पहला आता है नियोजन यानी प्लानिंग, जिसमें आप प्लान बनाते हो, योजना बनाते हो। यानी एक आप सोचते हो जो कि हमें आगे क्या करना है, एक योजना बनाना। दूसरा है आयोजन, यानी अब उसका आयोजन करना, ऑर्गेनाइज करना, यानी उन संसाधनों को एकत्रित करना जिनसे आगे आपको कार्य करना है। तीसरा है क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन, जब आपको उन संसाधनों को क्रिया में लाना है, यानी आप उनको उपयोग करोगे। लास्ट उसके बाद आता है आपका नियंत्रण। नियंत्रण यानी कंट्रोल करना, यानी आपको देखना है कि संसाधनों के उपयोग में कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी आपको परेशानी आ रही है, ताकि आप आगे जाके उसे ठीक कर सको। और लास्ट में आता है इवैल्यूएशन, यानी कहाँ पे आप सफल हुए और कहाँ पर आप असफल हुए। यानी आपका जो आपने प्लान बनाया था उसके हिसाब से आपको सफलता मिली या फिर नहीं मिली, यानी आपका प्लान सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो ये 5 चरण हमारे प्रबंधन प्रक्रिया में हैं। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है नियोजन। नियोजन क्या है? नियोजन क्या है? वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाना नियोजन कहलाता है। यानी आपने जो एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने टाइम टेबल जो बनाया, एक कॉपी में आप लिखते हो कि हम मंडे को ये करेंगे, ट्यूसडे को ये, तो ये एक तरीके की योजना है। तो इसी को हम नियोजन कहते हैं। यानी आप भविष्य में जो कार्य करने वाले हो, तो उनके लिए जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो योजना बनाई गई है उसे हम नियोजन कहते हैं। तो ये जो है सबसे पहला चरण है प्रबंधन प्रक्रिया का। अगर आप देखो तो नियोजन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें कार्य करने का रास्ता अपनाना, अपने निर्णयों के कारण तथ्यों और अनुमानित खर्च पर आधारित करना सम्मिलित है। यानी आप जो कार्य करने जा रहे हो उसमें आप क्या क्या करोगे, क्या क्या निर्णय लोगे और कितना खर्चा होगा, ये सब उसमें ही शामिल होता है। जैसे अगर कोई आपने सुना होगा बिजनेस है कोई फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें सबसे पहले ये सोचते हो कि हमें क्या करना है। आप उसमें अनुमान लगाते हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए बिजनेस, कितना खर्चा आएगा। तो ये भी एक तरीके का नियोजन है, यानी एक प्लानिंग कर रहे हैं हम।
तो नियोजन योजना बनाने के दौरान हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। वो सबसे पहले ये रखनी होती है कि वर्तमान स्थिति क्या है, यानी अभी हमारे पास कौन से संसाधन है, हमारे पास क्या है, और आगे जाके हमारा लक्ष्य क्या है, यानी हम भविष्य में इससे क्या करना चाहते हैं। दूसरा, कहाँ पहुँचना है, यानी हम भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते रखते ये चीज़ बताएंगे कि क्या ये चीज़ सोचते हैं कि आगे हमारा लक्ष्य क्या है। उसके अलावा है बच्चों अंतराल, अर्थात वर्तमान तथा वांछित स्थिति के बीच के अंतर का ज्ञान, ताकि दोनों के बीच के अंतराल को ध्यान में रख के योजना बनाई जा सके। यानी आपको अपनी अभी की स्थिति और जैसा आप सोच रहे हो वैसी स्थिति के बीच में जो अंतर है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम इसको ध्यान में रखकर ही योजना बनाएं। यानी कि हमें सब कुछ सोचना है कि क्या होना है, क्या नहीं है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई परेशानी आ जाए, तो हमें प्लस माइनस दोनों देख के चलना है। उसके बाद है वांछित उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए क्या करना है और कैसे करना है, जैसे निर्णय लिए जा सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि भावी लक्ष्य हमारा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है। तो उनके बीच में जो अंतराल है और उन उद्देश्यों जो हमने बनाए हैं उनको हमें कैसे प्राप्त करना है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी एक नियोजना के अंदर, यानी एक प्लानिंग के अंदर। अब इसमें क्या क्या चरण हैं। सबसे पहला, हमें योजना बनाने का कारण और उद्देश्य ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप कोई प्रैक्टिकल करते हो तो ऊपर सबसे पहले एक उद्देश्य लिखते हो, यानी सबसे पहला हमारा कोई भी काम करने का उद्देश्य होता है कि हमें करना क्या है। उसके बाद दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करना होता है, यानी छोटे समय में हमें क्या करना है और लंबे, यानी एक हफ्ते में क्या करना है, एक साल में क्या करना है। तो ये लक्ष्य हमें निर्धारित किए जाते हैं। उसके बाद उपलब्ध साधनों को सूचीबद्ध किया जाता है, यानी हमारे पास कौन कौन से साधन हैं। उसके बाद उन साधनों को, इसी साधन जो हमने लिस्ट बनाई है उनको आधार बना के हम ये सोचेंगे कि अब हमें इनसे कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है। उसके बाद उचित कार्यविधि का चुनाव करना होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम उन साधनों को किसी भी तरीके से यूज़ कर लें, हमें उनका एक प्रॉपर तरीका बनाना होता है कि कौन से तरीके से हम उनका उपयोग करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि जीवन स्तर पर उसका प्रभाव तो नहीं है, और लास्ट में हम देखते हैं योजनाएं लोचपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें उसमें स्थिति अनुसार परिवर्तन लाया जा सके। यानी जैसे आप देखते हो कोई बिजनेस है तो हमें उसमें हमेशा ये भी सोचना चाहिए कि कभी कोई परेशानी आई तो वो नीचे भी जा सकता है, तो तब हमारे पास क्या विकल्प है कि हम उस टाइम पे अपनी किसी या तो सेविंग्स का यूज़ कर लें, बचाए हुए बचत का यूज़ कर लें पैसों का। तो यानी ये सारे स्टेप्स अगर आप सोचो तो एक प्लानिंग का हिस्सा है कि हम एक प्लान कैसे करते हैं अपने संसाधन की प्रबंधनों में। ठीक है, उसके बाद आप देखो इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि हम नियोजन प्रक्रिया कैसे समझ सकते हैं। तो देखो, जैसे एक लड़की है रजनी, उसने अपने जन्मदिन पर स्कूल में एक पार्टी देना चाहती है। वो स्कूल की जो उसकी सहेलियाँ उनको वो घर पे पार्टी देना चाहती है। तो ये एक तरीके का कारण है कि उसने क्या सोचा है कि वो एक पार्टी देगी। दूसरा, सबसे पहले उसने ये निर्धारित करना होगा कि कितने लोगों को बुलाना है, तभी वो आगे जाके अपने संसाधनों की लिस्ट बना पाएगी, है ना, कि खाने में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले उसे आमंत्रित करना है, यानी कितनों को आमंत्रित करना है, ये उसका लक्ष्य है। तो सबसे पहले उसको उसका लक्ष्य, या हम जो कह रहे हैं उद्देश्य, निर्धारण करना है। उसके बाद वो अपने संसाधन देखेगी, यानी क्या मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कितने पैसे खर्च कर सकती हूँ, कौन कौन से पकवान बना सकती हूँ, क्या क्या सामान मुझे लाना है, क्या क्या तैयारी करनी है ना, वो ये योजना बनाएगी। उसके बाद घर की साफ़ सफाई, सब मनोरंजन वाले उस सभी चीज़ों पे विचार करेगी, और उसके बाद वो अपनी कल्पना, यानी वो सोचेगी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, या फिर कभी उसने इससे पहले बर्थडे पार्टी कभी किसी की देखी होगी या करी होगी, तो वो उसके आधार पर वो योजना बनाएगी। यानी ये योजना उसने तैयार कर दी, और उसे ये चीज़ लास्ट जो हमने स्टेप पढ़ा उसे उसमें अगर आगे आने वाले अतिथियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तो उसे उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि मैं जो है खाना थोड़ा ज़्यादा बनाऊं, ताकि अगर लोग ज़्यादा आ गए तो वो खाना जो है मैनेज हो सके। यानी ये एक तरीके से योजना ऐसी होनी चाहिए जो आगे आने वाली स्थिति के अनुसार
ठीक किया जा सके। तो ये सारे स्टेप्स बच्चों जो प्रबंधन की नियोजन योजना में थे, तो यानी नियोजन में थे, हमें योजना कैसे बनानी चाहिए, तो ये सारे स्टेप्स हमें पढ़ने हैं। तो अब आपको बताना ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना कि क्या होते हैं लाभ। सबसे पहले योजना का क्या लाभ है कि योजना अगर हम बनाएंगे तो हम परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होगा। अपनी धन, समय और श्रम का अपव्यय करने से हम बचेंगे, है ना। वो सारी चीज़ें अगर हमने प्लानिंग करी है तो जितने भी साधन हमारे हैं वो उनका वेस्ट नहीं होगा, अपव्यय नहीं होगा। उसके अलावा हम सभी विधियों और विकल्पों के लाभ और हानियों का अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरा, योजना द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का संपूर्ण कार्यक्रम नियोजित तथा लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता छोटा हो जाता है। यानी हम एक सिस्टमैटिक वे में जाते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से जाते हैं, तो कोई भी आगे परेशानी नहीं होती है और हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज़्यादा एक रास्ता जो है वो छोटा हो जाता है। यानी हमें प्लानिंग करिए तो हमें पता होता है कि हमें कहाँ पे क्या करना है। तो बच्चों ये था पहला स्टेप नियोजन। अब दूसरा है आयोजन। अब आयोजन क्या है? ऑर्गेनाइज करना। यानी अब हमें उन संसाधनों को यूज़ करना है, यानी उनका उपयोग करना है, ठीक है। और कैसे करना है? व्यवस्थित तरीके से। तो ये एक कठिन है चरण, क्योंकि यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, हमें करके देखना है। तो प्रबंधन प्रक्रिया की असफलता या सफलता इसी चरण पर निर्भर करती है। यदि हमने आयोजन, जो कि क्या है, साधनों तथा वस्तुओं को ठीक ढंग से व्यवस्थित करना है, यानी जो भी हम करने वाले हैं वो साधनों को हमने अच्छे से व्यवस्थित अगर किया है तो हमारा जो आगे जाके प्रबंधन या मैनेजमेंट है वो सक्सेसफुल होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या चरण आते हैं। सबसे पहला चरण है साधनों को एकत्रित करना। यानी सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे आपने पढ़ा बर्थडे पार्टी है तो हमें पता है पार्टी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। धन चाहिए, स्थान चाहिए, हम कहाँ पर करेंगे, कौन कौन से लोग आएंगे, क्या क्या सामान लाना है ना। तो हमें उन साधनों को एकत्रित करना है सबसे पहले। दूसरा है कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन मतलब एक ही आदमी सारे काम नहीं कर सकता। तो यानी अगर हम कोई पार्टी कर रहे हैं तो वो हमें कार्य कुशलता और रुचि अनुसार जो है कार्य का विभाजन करना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर हो। यानी एक ही आदमी अगर घर भी सजाएगा, खाना भी बनाएगा, परोसेगा भी, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें किस तरीके से आयोजन करना चाहिए कि जो जो काम में निपुण है वो काम कर ले। उसके अलावा है साधनों का समुचित उपयोग। साधनों का समुचित उपयोग से मतलब है, हमने इससे पहले भी पढ़ा कि साधन बहुत सीमित है, तो इन सीमित साधनों का हमें इस तरीके से उपयोग करना चाहिए कि वो आगे किसी भी परेशानी का सामना हमें ना करना पड़े या उसका कोई साधन का अपव्यय ना हो। जैसे अगर हमें उदाहरण के लिए देखो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जैसे हमने घर में आयोजन किया था पार्टी का, तो एक व्यक्ति पूरे आयोजन पर होने वाले खर्च का हिसाब रखे। यानी उसको पता हो कि कहाँ पे कौन सा पैसा खर्च हुआ है, वरना क्या होगा कि हम अपव्यय कर देंगे। यानी हम धन की बचत नहीं कर पाएंगे और जहाँ पे हम कर सकते थे समुचित उपयोग, वहाँ पे वो नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए आयोजन के वक्त। उसके अलावा है बच्चों आपका तीसरा स्टेप, यानी तीसरा चरण, जो कि क्रियान्वयन। क्रियान्वयन क्या है कि उन क्रियाकलापों को करना जिनकी योजना लक्ष्य प्राप्ति के लिए बनाई गई है। यानी अभी तक हमने केवल पार्टी का आयोजन किया और पार्टी के लिए प्लानिंग करी। अब हमें क्या करना है? क्रियान्वयन करना है। यानी अब हमारे घर में पार्टी चल रही है, इम्प्लीमेंट हमने बुला लिया लोगों को। तो यानी ये क्या है, एक ऐसा क्रियाकलाप हम कर रहे हैं जिसकी योजना हमने बनाई थी, है ना। हमने योजना बनाई थी कि हम बर्थडे पार्टी करेंगे, तो घर पे बर्थडे पार्टी हो रही है, तो हमने ये क्रियाकलाप जो किया वो हमारा क्रियान्वयन है, ठीक है। ये दूसरे शब्दों में हमने उस योजना को हमने क्रियाशील बना दिया, यानी वो अब पार्टी हो रही है। तो ये देखो, कई बार क्या होता है, इस चरण में योजना तथा आयोजन को व्यवहारिक रूप देते समय कई समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार समस्याओं के प्रभाव से मूल योजना को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी करना पड़ता है। जैसे हमने देखा, पार्टी आयोजन करी, हमने सोचा था कि 10 लोग आएंगे, 10 लोगों की लिस्ट बनाई थी, लेकिन उनके साथ 5 लोग और आ गए तो 15 लोग हो गए। तो हमने अब उस हिसाब से जो क्रियान्वयन में देखा 15 लोग आ गए, तो हमने उस मूल योजना को उनकी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया। यानी हमने एक विकल्प भी इस चीज़ का हमेशा योजना के दौरान रखना चाहिए कि कौन कौन सी समस्याएं शुरुआत में
क्रियान्वयन के टाइम पे आ सकती हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, भविष्य में हम इन्हीं से प्रभावित होके, इस स्थिति से प्रभावित होके आगे जा कर के हम ये ध्यान रखेंगे कि अच्छा 10 लोग आने वाले हैं तो हम 15 का बना के रखें, ताकि ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारे पास थोड़ा ज़्यादा के लिए पकवान हो या ज़्यादा के लिए हमारे पास खाना हो। ऐसा ना हो कि खाना कम पड़ जाए, और सारी तैयारियां जो है वो हम पहले से करके रखेंगे। तो ये सारा एक तरीके का हम भविष्य में भी हमें ऐसी दिक्कत ना आए तो हम ये अगली बार से अपनी योजना में ध्यान में रखेंगे। चौथा है बच्चों आपका नियंत्रण। नियंत्रण यानी कंट्रोल करना। प्रबंधन प्रक्रिया में नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योजना के दौरान सबसे ज़रूरी चीज़ जो वो है, कार्य निर्धारित योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं। यानी हमने हमेशा ये देखते कि जैसी हमने योजना बनाई थी क्या उसी तरीके से सब कुछ हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि उचित नियंत्रण अगर नहीं है तो कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। नियंत्रण का अर्थ ही यही है कि योजना की विभिन्न प्रक्रियाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना। यानी एक आदमी या फिर आप खुद भी देखेंगे कि जब आपने अगर पहली बार बर्थडे पार्टी रखी है तो आपको उसमें कोई ना कोई परेशानी आई होगी, जिसका आप अगली बार ध्यान रखते हैं कि अच्छा आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो आप तब रखते हैं जब आप ये देखते हैं अपनी क्रियान्वयन के समय पे, ठीक है। यानी कंट्रोल उस टाइम पे आप नियंत्रण करते हैं, यानी योजना की जो प्रक्रिया चल रही है उस टाइम पे जो हम निरीक्षण कर रहे हैं वो ही आपका नियंत्रण कर रहे हैं। वो आपका निरीक्षण और नियंत्रण दोनों चीज़ आती हैं इस नियंत्रण के अंतर्गत, ठीक है। तो हमें इस टाइप पे ये ध्यान रखना है कि नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें आगे लक्ष्य में सफलता मिल सके। और कोई भी गलती जो हमने करी है वो आगे वाले, हम अगर कभी कोई दूसरी प्लानिंग करें तो उसमें उसको हम ठीक कर सकें। जैसे इसमें आप देख सकते हो उदाहरण दिया है कि पार्टी की जब हम सूची बनाते हैं, दोबारा चेक करते हैं तो कहीं किसी को निमंत्रण देना छूट तो नहीं गया। ये सारे पकवानों की सूची हमने ढंग से बनाई है, ये चीज़ उसमें देखते हैं। अब आप देखो तो नियंत्रण जो कार्य निरीक्षण है उचित मार्गदर्शन तथा आवश्यक परिवर्तनों द्वारा किया जाता है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। यानी सबसे पहला निरीक्षण, हम देखते हैं कि अच्छा ये हमने समय समय पर निरीक्षण करके कि यहाँ पे हमारे पास कोई कमी रह गई है और आगे हम अब इसको सुधार सकते हैं। दूसरा है उचित मार्गदर्शन, यानी व्यक्ति जिसको हमने जो कार्य दिया है उन्हें करते वक्त उन्हें कोई परेशानी हो, है ना, तो वो उनको ये परेशानी दूर की जा सकती है मार्गदर्शन से। यानी जैसे अगर किसी व्यक्ति को हमने बोला है कि आप ये करो और उसको वो नहीं आता है तो हम उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं कि आप ये इस तरीके से करो। समायोजन का मतलब है कार्य करते वक्त नई या आकस्मिक परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करके लक्ष्य की प्राप्ति करना, है ना। यानी जैसे अगर आप देखो कि शाम के पकोड़े में इसमें उदाहरण दिया है कि शाम के नाश्ते में अगर पकोड़े बनाने की योजना हो रही है, लेकिन समय की कमी के चलते वो पकौड़े के स्थान पर जल्दी जल्दी सैंडविच परोस देती है और वरना रात का भोजन बनाने में देरी हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि समायोजन यानी हमें उस समय उस परिस्थिति के अनुसार अचानक से, जैसे समय नहीं है, कुछ ज़रूरी काम है, तो कई बार हम क्या करते हैं उसे चेंज कर देते हैं कि इसकी जगह ये बना लेते हैं, तो जल्दी भी बन जाएगा, समय की भी बचत होगी और आगे भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद बच्चों आपका लास्ट स्टेप आता है 5वां, वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि योजना के अनुसार कार्य की पूर्ति तथा लक्ष्य की प्राप्ति को जांचना। यानी जब आपका पूरा कार्य संपन्न हो गया तो आपको ये देखना है कि जो काम हुआ है और जो लक्ष्य आपने प्राप्त किया है उसको जो हम जांच रहे हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद कॉपी चेक करती है टीचर, तो उसको इवैल्यूएशन कहते हैं ना हम, मूल्यांकन। यानी आपकी कॉपी का मूल्यांकन करना कि आपके कितने नंबर आए। यानी साल भर जो हमने आपको पढ़ाया, आपके पीछे इतना प्रबंधन किया है, सब कुछ किया है, क्रियान्वयन नियंत्रण, तो उसका क्या रिज़ल्ट आया, आपका क्या रिज़ल्ट आया, तो वो जो हम आपकी कॉपी चेक करते हैं, यानी आपके कार्य की पूर्ति और जो लक्ष्य था उसकी प्राप्ति के लिए जो हम कॉपी जांच रहे हैं वो एक तरीके का मूल्यांकन है, ठीक है। तो योजना जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है,
ताकि हमें ये पता चले कि जो योजना हमने बनाई थी वो सही थी या गलत, यानी सफल हुई या असफल हुई। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि हम मूल्यांकन केवल लक्ष्य प्राप्ति के बाद ही करें, है ना, वो हम बीच में भी कर सकते हैं, जैसे पार्टी के दौरान, है ना, या जैसे आपकी साल भर कोई ना कोई बीच में जो टेस्ट होते रहते हैं उससे भी आपका मूल्यांकन होता रहता है। तो ये एक तरीके का उदाहरण है कि हम वो बीच में भी कर सकते हैं, यानी कार्य के दौरान भी कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से जो मूल्यांकन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सापेक्ष रिलेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा है निरपेक्ष मूल्यांकन यानी एब्सोल्यूट इवैल्यूएशन। अब ये क्या है, जब किसी व्यवस्था का मूल्यांकन पहले भी की गई सफल व्यवस्था से तुलना करके किया जाता है तो उसे सापेक्ष मूल्यांकन कहते हैं। अधिकतर इसी मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम कोई पार्टी फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज आप कर रहे हो तो आप उसमें जो मूल्यांकन करते हो वो आप इस बेसिस पे करते हो कि इससे पहले आपने एक पार्टी दी थी और वो सक्सेसफुल हुई, तो हम इस बार भी वैसी ही पार्टी कर रखेंगे या वैसे ही मेन्यू रखेंगे, वही काम करेंगे। तो ये एक तरीके का तुलना करके हमने जो पहली हमारी सफल व्यवस्था से तुलना करके जो मूल्यांकन किया है वो एक सापेक्ष मूल्यांकन होता है। या आपने देखा होगा अक्सर लोग जैसे शादियां होती हैं, पार्टियां होती हैं, तो उसमें इसी तरीके का मूल्यांकन होता है और कई जगह भी इस तरीके का मूल्यांकन होता है। मतलब हम अपनी सफल जो हुई योजना है उससे तुलना करके मूल्यांकन करते हैं। दूसरा है निरपेक्ष मूल्यांकन, यानी जब किसी व्यवस्था का मूल्यांकन बिना तुलना के यानी केवल सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य के आधार पर किया जाता है, यानी हमारा क्या लक्ष्य था, तो उसे हम निरपेक्ष मूल्यांकन कहते हैं। जैसे मेरा लक्ष्य था कि मुझे साल भर पढ़ाई करनी है और क्लास में टॉप करना है, मुझे जो है फुल नंबर लेके आने हैं या मुझे फर्स्ट आना है। तो ये एक तरीके का मेरा लक्ष्य है कि मुझे फर्स्ट आना है। तो मैं जब लास्ट में मूल्यांकन करूँगी तो मैं वो केवल अपने लक्ष्य के हिसाब से करूँगी। यानी अगर मैं सेकंड भी आती हूँ तो मैं ये कहूँगी कि मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि मुझे फर्स्ट आना था, तो मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, यानी मेरा जो मूल्यांकन है वो असफल है, मैं असफल हो गई हूँ। मेरा तुलना नहीं कर रही हूँ मैं किसी चीज़ से, मैं बस अपना लक्ष्य जो है मैंने बनाया है, मैं सीधे उसके आधार पर मूल्यांकन करूँगी कि मुझे मेरा लक्ष्य मिला या नहीं, यानी लक्ष्य की प्राप्ति हुई या नहीं। तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन होगा उसमें हमें हमारा जवाब मिलेगा हाँ या ना, यानी लक्ष्य हमें मिला या नहीं मिला, हम सफल हुए या नहीं हुए। जबकि सापेक्ष मूल्यांकन में हम केवल क्या करते हैं, तुलना करते हैं अपनी पहली सफल हुई योजना से। तो बच्चों मूल्यांकन के क्या लाभ होते हैं, हमें क्यों करना चाहिए मूल्यांकन। जब भी हम कोई प्रबंधन करते हैं तो उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में हमें सफलता मिली है या नहीं, यानी जो भी हमने साल भर मेहनत करी है वो हम पास हुए हैं या नहीं, है ना, हमें हमारा लक्ष्य जो हमने प्रबंधन किया वो हमें मिला या नहीं। दूसरा है लक्ष्यों के पूरा होने अथवा पूरा ना होने के कारण का ज्ञान होना, यानी हमारा लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्या कारण रह गए थे कि वो नहीं हुआ। तो ये सारे हमें कारण जो बीच में पता चलते हैं वो मूल्यांकन से ही पता चलते हैं। भविष्य में बनाई जाने वाली योजनाओं में सहायता मिलती है, यानी हमें इसमें पता चलता है कि हमने जो पहली योजना बनाई थी अगर वो असफल हो गई है तो हम आगे दूसरी योजना में ध्यान रखेंगे कि हमने जो कमियां पिछली योजना में रह गई थी वो कमियां हम आगे जाके ना डालें, यानी उसमें सुधार करें। तो यानी भविष्य में जो हम योजना बनाएंगे वो हमें इसमें मूल्यांकन सहायता करेगा। उसके अलावा बच्चों ये है कि उचित मूल्यांकन से ज्ञात लक्ष्यों की पूर्ति अथवा आपूर्ति से संतुष्टि या असंतुष्टि की प्राप्ति होती है ना, जो नई कल्पना व सूझबूझ प्रदान करती है। यानी अगर आपने उचित मूल्यांकन द्वारा ज्ञात लक्ष्यों की पूर्ति अथवा आपूर्ति की है तो आपसे उसको पता चलेगा कि असंतुष्ट हैं आप या संतुष्ट हैं। ठीक है, तो अगर लक्ष्य पूरा हुआ है तो आदमी संतुष्ट होता है, अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है तो वो असंतुष्ट होता है। तो उससे आगे उसको उसी प्रकार की और योजनाएं बनाने का एक तरीके से नई कल्पना और सूझबूझ प्राप्त होती है कि उसे आगे अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा संसाधन। हम जल्दी से क्विक रिकैप इस चैप्टर का ले लेते हैं, तो आ जाओ। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने जाना
कि संसाधन क्या हैं, वो वस्तुएं होती हैं या उपकरण या व्यक्तिगत शक्तियाँ व रुचियाँ जो लक्ष्य और लक्ष्य को प्राप्ति के लिए एक मध्यस्थ या वाहक का कार्य करती हैं, यानी एक मीडियम का कार्य करती हैं, या फिर हम अपने क्रियाकलाप करने के लिए जिन का उपयोग करते हैं वो संसाधन कहलाता है, ताकि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। उसके बाद हमने पढ़ा संसाधन दो प्रकार के थे, मानवीय और गैर मानवीय या भौतिक संसाधन। उसके बाद हमने इनका वर्गीकरण किया, मानवीय और गैर मानवीय में, दूसरा व्यक्तिगत या साझे संसाधन में, तीसरा प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन में। मानवीय संसाधन में हमने सारी मानव से रिलेटेड संसाधन पढ़े, जैसे कि ज्ञान हो गया, है ना, इंटरेस्ट हो गया, और आपके स्किल्स, कौशल, क्षमताएं हैं, समय है, ऊर्जा है, ये सारे मानव से जुड़े हैं। गैर मानवीय क्या है, जो मानव संसाधन जो थे उनको यूज़ करके जो उनको सहायता से जो हमने संसाधन हमें प्राप्त हुए, जैसे धन है और अन्य भौतिक वस्तुएं हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा व्यक्तिगत, मतलब जो हमारे अपने खुद के थे, पर्सनल चीज़ें जो हमारी हैं। दूसरा साझे संसाधन, या जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। और प्राकृतिक और सामुदायिक में हमने पढ़ा प्राकृतिक, जैसे जल, वायु, सूर्य की किरणें, पहाड़, ये सब प्राकृतिक जो प्रकृति में है। और दूसरा सामुदायिक संसाधन, जो समुदाय में हम सभी लोग साझा करते हैं या सभी लोग यूज़ करते हैं, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, सड़क इत्यादि। ठीक है। संसाधन की हमने विशेषताएं पढ़ी। सबसे पहला उपयोगिता। ठीक है, संसाधन उपयोगी होने चाहिए, उनकी उपलब्धता होनी चाहिए। विनिमयता, यानी संसाधन का हमारे पास हमेशा कोई ना कोई विकल्प होता है। चौथा है आपका प्रबंधनीय, यानी संसाधन जो है वो हमेशा एक प्रबंधन योग्य होने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा हमें संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि वो सीमित होते हैं, दीर्घकालिक उपलब्धता उनकी बनी रहे, उचित मात्रा में उपलब्ध रहें, पर्यावरण क्षति को कम कर सकें, और जनसंख्या वृद्धि के कारण जो साधनों में कमी आ रही है, हम साधनों का इसीलिए उचित व्यवस्थित रूप से उपयोग कर सकें। उसके बाद हमने पढ़ा प्रबंधन की प्रक्रिया में कि प्रबंधन क्या होता है। जो साधनों का उचित और कुशलतापूर्वक उपयोग है अपने लक्ष्य की प्राप्ति को करने के लिए, हम उसे प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रबंधन के क्या क्या 5 चरण थे। नियोजन, यानी योजना बनाना, और नियोजन में भी क्या क्या चरण होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा आयोजन, हमें किस तरीके से आयोजन करना चाहिए, है ना, क्या क्या चरण हैं जिनमें हम आयोजन कर सकते हैं, जैसे साधनों को एकत्रित करना, कार्य का विभाजन करना, और साधनों का उपयोग करना उचित तरीके से। तीसरा हमने चरण पढ़ा क्रियान्वयन, यानी उनको क्रियाशील बनाना, जो हमने योजना बनाई है। उसके बाद हमने पढ़ा नियंत्रण, यानी नियंत्रण हमें क्यों करना है, ताकि हम उनका अच्छी तरीके से निरीक्षण और नियंत्रण करें, आगे आने वाले समय में हमें कोई परेशानी ना हो। निरीक्षण हम कर सकते हैं, नियंत्रण हम कर सकते हैं 3 तरीक़ों से, निरीक्षण करके, उचित मार्गदर्शन से, और समायोजन से। यानी निरीक्षण करेंगे तो हमें पता चलेगा हमें कहाँ पे कंट्रोल करना है, कहाँ पे नियंत्रण करना है। उचित मार्गदर्शन, यानी अगर कहीं पे कोई गलती है तो हम उचित मार्गदर्शन दे सकें। समायोजन, यानी हम किसी चीज़ को समायोजित कर सकें, अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकें, यानी कोई चीज़ अगर अभी नहीं हो सकती है तो उसको किसी और तरीके से एडजस्ट कर दें। फिर आखिरी हमने चरण पढ़ा मूल्यांकन, यानी अपनी योजना के अनुसार हमें लक्ष्य मिला है या नहीं, हम सफल हुए हैं या नहीं, ये जांचना जो है वो मूल्यांकन कहलाता है। ये भी 2 प्रकार का है, सापेक्ष यानी तुलना करके, और निरपेक्ष यानी केवल लक्ष्य के आधार पर कि हमें लक्ष्य मिला है या नहीं। और हमने पढ़ा मूल्यांकन के क्या लाभ होते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर 4 में हमने संसाधन के बारे में पढ़ा और संसाधन के प्रबंधन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं आया है तो आप कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी परेशानी है, वो लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। इसके बाद जो है आप इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान चैप्टर है, उदाहरण देख करके पढ़िए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और पढ़ते वक्त हमेशा अपनी बुक अपने सामने रखिए, यानी ये वीडियो समझते वक्त भी आप अपनी बुक अपने सामने रखिए, ताकि जो मैं बोल रही हूँ वो आप अच्छे से देख सको। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर, आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम इसके बाद अगले चैप्टर को समझेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।